सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नींद में ज़ूलिंग अपना हाथ शी के ऊपर रख देता है, जिससे कि शी सरप्राइज हो जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शी फ़ौरन हड़बड़ाकर उठ जाती है और ज़ूलिंग से कहती है कि मैं यहाँ नहीं सो सकती। वो ब्लैंकेट उठाती है और किसी और जगह पर सोने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद जब ज़ूलिंग की आंखें खुलती हैं तो वो शी को एक ऐसी जगह पर सोए हुए देखता है जहाँ उसे बहुत ठंड लग रही होती है और उसने ब्लैंकेट भी नहीं ओढ़ा होता है। ज़ूलिंग शी को ब्लैंकेट उड़ाता है तो इससे पता चलता है कि ज़ूलिंग को शी की फिक्र तो होने लगी है और इसके बाद वो रेडी होकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी शी, क्योंकि रात में ठीक से उसे नींद नहीं आई थी, इसलिए दिन में भी वो थोड़ी नींद में ही रहती है और बैठी बैठी सो जाती है। अचानक ही आँख खुलते ही उसे एहसास होता है कि वो दिन में सो रही है और वो ज़ोर से अंगड़ाई लेने लगती है। तभी उसे अपनी आंखों के सामने ज़ूलिंग दिखाई देता है, जो उसे देखकर मुस्कुराता है। इसके बाद शी के मायके से कोई आता है जो शादी के बाद उसे पहली बार घर ले जाने के लिए आया है और ये एक बहुत ही अमेजिंग सी बात है, क्योंकि पग फेरे की रस्म हम लोगों में भी होती है और मुझे पता चला कि ये चाइना में भी होती है। शी और ज़ूलिंग दोनों साथ साथ शी के घर पहुंचते हैं। शी जब बग्गी से उतर नहीं पाती तो ज़ूलिंग उसे अपना हाथ देता है और शी उसका हाथ पकड़कर नीचे उतरती है। दोनों के पैलेस के अंदर पहुंचते ही बहुत ही वार्म वेलकम होता है। इसके बाद मैडम लियो, जो कि शी की स्टेप मदर भी हैं, वो कहती हैं कि शी, मुझे तुमसे पर्सनली कुछ बात करनी है, इसलिए चलो हम कमरे में चलते हैं। कमरे में ले जाकर वो शी को डांटती हैं, क्योंकि उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि शी के होते हुए भी हाउस अफेयर्स की जिम्मेदारी लियांग फेंग को दे दी गई है। वो शी से कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कभी भी अपनी पोजीशन उस जगह पर बना नहीं पाओगी। लियांग फेंग और बाकी की कॉन्क्यूबाइंस तुम पर हावी हो जाएंगी। अगर तुम्हें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो तुम नैनीताओ की बात माना करो। शी मैडम लियो को इस बात का विश्वास दिलाती है कि आप चिंता ना करें, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। उसी दिन सेम रस्म के लिए अर्नियांग भी आई होती है और शी के महंगे कपड़े और हैवी ज्वेलरी देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसके लिए थे जो अब शी के पास हैं। खाने के टेबल पर शी बहुत प्यार से ज़ूलिंग को एक डिश के बारे में बताती है और उससे कहती है कि आपको उसे खाना चाहिए। शी के कहने पर ज़ूलिंग उस डिश को टेस्ट करता है और उसे वाकई वो बहुत पसंद आती है। ज़ूलिंग और शी के बीच में इतनी अच्छी केमिस्ट्री देखकर अर्नियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जानबूझकर ज़ूलिंग की मरी हुई बीवी युआनिंग के बारे में बात छेड़ देती है और कहती है कि मुझे युआनिंग की बहुत याद आती है, जिसे देख के सारा का सारा माहौल गमगीन हो जाता है। युआनिंग के बारे में बात करते ही ज़ूलिंग थोड़ा सा उदास हो जाता है और शी को अच्छा नहीं लगता और हड़बड़ी में उसके हाथ से एक प्लेट ज़ूलिंग के ऊपर गिर जाती है और ये देखते ही मैडम लियो शी को डांटने लगती है कि अगर तुम अपने पति को खुश नहीं कर सकती तो तुम पूरे के पूरे पैलेस का ध्यान कैसे रख पाओगी। मैडम लियो का शी को इस तरह से डांटना ज़ूलिंग को पसंद नहीं आता और वो शी की साइड लेते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है, शी बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही जिम्मेदार है और पैलेस में सभी को शी बहुत पसंद है। खाने के बाद ज़ूलिंग और शी वापस अपने पैलेस जाने लगते हैं, लेकिन शी ज़ूलिंग से नाराज़ होती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। ज़ूलिंग शी को समझाता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें ऐसी बातें ना सुननी पड़े तो तुम्हें लियांग फेंग को हाउस होल्ड अफेयर्स की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी, वो तुम्हें खुद उठानी चाहिए थी। लेकिन शी को ज़ूलिंग की बात पसंद नहीं आती और वो उससे कहती है, तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं सारी जिम्मेदारी उठाऊँ, जबकि मुझे अभी इसकी ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। इसके बाद पैलेस पहुंचने के बाद जब शी गाड़ी से नीचे उतरती है और ज़ूलिंग उसे अपना हाथ देता है तो गुस्से में शी उसका हाथ नहीं पकड़ती। ज़ूलिंग भी वहाँ से ये कहकर निकल जाता है कि मैं अभी अंदर नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं, इसलिए मैं सीधे ऑफिस जा रहा हूँ। लिनबो ज़ूलिंग से कहता है कि आपने झूठ क्यों बोला, क्योंकि आज तो आपके पास कोई भी काम नहीं है। वैसे मैडम शी कैसी हैं? तो ज़ूलिंग कहता है कि शी बोलने में बहुत तेज़ है, इसके साथ ही वो बहुत साहसी भी है। तो लिनबो कहता है, मैंने पहली बार आपको किसी लेडी के बारे में इस तरह से बात करते हुए सुना है, लगता है शी वास्तव में काबिल तारीफ़ हैं। दूसरी ओर शी सबके लिए एम्ब्रॉयडरी फ़ैन बनाने में बिज़ी हो जाती है और वो बहुत ही मेहनत करती है। कॉन्क्यूबाइन किन और कॉन्क्यूबाइन वेन दोनों आपस में बातें करती हैं कि हमें नहीं लगता है कि शी युआनिंग की जगह ले पाएगी, वो युआनिंग के आसपास भी नहीं है, क्योंकि ज़ूलिंग शी को पसंद नहीं करते, वो आज भी शी के रूम में नहीं गए थे। लियांग फेंग ज़ूलिंग को अपना बनाने के लिए एक और चाल चलती है, वो ज़ूलिंग का बचपन का फेवरेट म्यूज़िक प्ले करने लगती है। म्यूज़िक की आवाज़ सुनकर ज़ूलिंग उसकी तरफ खींचा चला आता है। ज़ूलिंग के आते ही लियांग फेंग उससे कहती है कि आपको याद है बचपन में जब हम दोनों पहली बार मिले थे तो आप यही म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, उसी वक्त आप मेरे दिल में समा गए थे, मैं उसी वक्त से आपसे बहुत प्रेम करती हूँ।
लेकिन ज्यूलिंग उसकी बात पर कोई खास ध्यान नहीं देता है, बल्कि उससे कहता है कि मुझे जाना होगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। तभी लियांग फेंग उससे कहती है कि मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन क्या आप आज शाम को मेरे रूम में आकर मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहेंगे? हम दोनों साथ में मिलकर ये म्यूज़िक प्ले करेंगे। ज्यूलिंग बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन लियांग फेंग को लगता है कि शायद ज्यूलिंग ने हाँ कर दी है। ज्यूलिंग जब पैलेस वापस जाता है तो वो अपने सर्वेंट से एक म्यूज़िकल बुक लेने के लिए कहता है और उसे कॉन्क्यूबाइन लियांग फेंग के पास भिजवा देता है। लियांग फेंग, जिसे कि पूरी उम्मीद थी कि आज ज्यूलिंग उसके रूम में आएगा और उसके साथ में म्यूज़िक प्ले करेगा, वो पूरी तैयारी से बैठी हुई थी। तभी उसके पास ज्यूलिंग का सर्वेंट आकर उसे वो म्यूज़िकल बुक देता है और कहता है कि ज्यूलिंग आज नहीं आ पाएंगे। ये सुनते ही लियांग फेंग का मूड ख़राब हो जाता है। ज्यूलिंग डिनर के लिए और रिलैक्स करने के लिए सबसे पहले कॉन्क्यूबाइन किन के पास जाता है, लेकिन किन उसे बहुत ही महंगा सूप पेश करती है। इतना महंगा सूप देखकर ज्यूलिंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बिना खाना खाए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ज्यूलिंग अपने दूसरी कॉन्क्यूबाइन किन के पास जाता है, लेकिन किन अपने ही दुख में खोई होती है क्योंकि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। ज्यूलिंग वहाँ भी देर तक नहीं रुक पाता क्योंकि उसे वहाँ अनकंफर्टेबल फील होता है। इसके बाद ज्यूलिंग बेचारा अकेला ही अपने रूम में चला जाता है। वहाँ जाकर वो सो जाता है, लेकिन तभी उसे एक सपना आता है। सपना बहुत ही डरावना होता है, जो शायद कहीं ना कहीं उसके पास से जुड़ा हुआ है। सपने में कुछ लोग उसकी फैमिली को पकड़े होते हैं, उसकी माँ, उसके भाई, सबको कुछ लोगों ने पकड़ा होता है और पूरी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी जा रही होती है। ज्यूलिंग ये सपना देखते ही एकदम डर के उठ जाता है और कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। जब वो बाहर गार्डन में वॉक करने जाता है तो उसे शी अकेली बैठी नजर आती है, जो गॉड से प्रे कर रही होती है कि काश वो जल्द से जल्द अपनी माँ के कातिलों को पकड़ पाए। शी जब अपने सामने ज्यूलिंग को इस तरह से परेशान देखती है तो वो उससे कहती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप जिसके पास पावर है, पैसा है, पोजीशन है, इतनी सारी वाइफ्स हैं, वो कैसे अकेला रह सकता है। ज़रूर कोई ना कोई बात तो है जो आपको परेशान किए हुए है। अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। लेकिन ज्यूलिंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उससे कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट डे शी लियांग क्वान की वाइफ के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं वो एम्ब्रॉयडरी देखना चाहती हूँ जो यूजुअली आप पहनती हैं और पसंद करती हैं। शी एक एक करके सारी एम्ब्रॉयडरीज़ को ध्यान से देखती है और पहचानने की कोशिश करती है कि क्या कोई भी उस कपड़े से मिलती है जो उसकी माँ के हाथ में था। जब उसे वहाँ कुछ भी काम का नहीं मिलता है तो वो डॉग के साथ बाहर आ जाती है और गार्डन में घूमने लगती है। तभी उसे गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर दिखाई देता है और वो डॉग से कहती है कि इन फूलों को तोड़ के मुझे अपने रूम में लगाना है। फ्लावर्स बहुत ऊंचे होते हैं। वो उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच पाता। तभी पीछे से एक और हाथ आता है जो उन फूलों को तोड़ने में उसकी मदद करता है। इसके बाद ज्यूलिंग उन फ्लावर्स को तोड़कर शी को देता है और उससे कहता है कि इसीलिए लियांग फेंग को तुम्हारी जगह पर सारे के सारे हाउस होल्ड अफेयर्स देखने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सब तुम देखो। शी मैडम लियो के पास रोज़ की तरह उन्हें ग्रीट करने जाती है तो वो उसे झिड़क देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें इस तरह रोज़ रोज़ मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम ज्यूलिंग का ध्यान रखो। तभी शी मैडम लियो से कहती है कि मुझे आपसे एक बारे में और बात करनी थी। उस दिन वो ब्रोकेट जो उस लेडी ने चुराई थी, क्या वो ब्रोकेट मुझे मिल सकता है? क्योंकि सारे हाउस होल्ड अफेयर्स लियांग फेंग देखती है, इसलिए वो ब्रोकेट देने के लिए हाँ कर देती है। लियांग फेंग और उसकी मेड मनी मन बहुत खुश हो रही होती हैं कि मैडम जुआन शी से ज़्यादा लियांग फेंग को इम्पोर्टेंस देती हैं। लियांग फेंग शी के पास वो ब्रोकेट भिजवा देती है, लेकिन लियांग फेंग की मेड ने जानबूझकर नकली ब्रोकेट शी के पास भिजवाया होता है। नैनीताओ उस ब्रोकेट को देखकर समझ जाती है कि ये ब्रोकेट असली नहीं है। नैनीताओ लियांग फेंग की मेड के पास जाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शी के पास नकली ब्रोकेट भेजने की? तो वो हंसते हुए कहती है कि जो मुझसे कहा जाएगा मैं वही तो करूँगी, मुझे यही भेजने के लिए कहा गया था और मैंने वही भेजा है। और वैसे भी सारे हाउस होल्ड अफेयर्स मैडम लियांग फेंग देखती हैं, तो तुम उनसे बात करो। दोनों लड़ती हुई लियांग फेंग के पास जाती हैं और अपना अपना पॉइंट रखती हैं। लियांग फेंग, जो कि सब कुछ पहले से ही जानती थी क्योंकि उसके कहने पर ही ये सब कुछ किया गया था, वो नैनीताओ को 20 कोड़े लगाने का हुक्म देती है। लेकिन नैनीताओ को सज़ा मिल पाती इससे पहले ही शी वहाँ पहुँच जाती है और लियांग फेंग से कहती है कि माना तो हाउस होल्ड अफेयर्स देखती हो, लेकिन अगर नैनीताओ से कोई गलती हुई थी तो तुमने मुझे इन्फॉर्म कैसे नहीं किया? बिना हमें बताए तुमने उन्हें सज़ा कैसे सुना दी? लियांग फेंग अपनी बातों से शी को हराने की कोशिश करती है, लेकिन शी, जो कि दिमाग की बहुत तेज़ है, वो लियांग के सामने ऐसे ऐसे लॉजिक पेश करती है कि लियांग फेंग कुछ बोलने लायक नहीं रहती है।
और इसी के साथ मैं आज का पार्ट भी ख़त्म करती हूँ। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला पार्ट मैं कल जल्दी डालने की कोशिश करूँगी, आज थोड़ा सा लेट हो गया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जाकर देख लीजिए। मिलेंगे कल नए एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।